अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटम स्ट्रक्चर पर, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगले लेक्चर में एटम के स्ट्रक्चर पर जो दो थ्योरीज़ हैं, जो दो मॉडल्स हैं, एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और दूसरा बोहर एटॉमिक थ्योरी, इन दोनों ने किस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया था। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम चार मेन चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले एक इसने जो डायग्राम पेश की, दूसरा इसके एटॉमिक मॉडल के ज़रिए इसने ख़ुद ऑब्ज़र्व क्या किया, फिर इसने रिज़ल्ट्स क्या निकाले, और सेकंड में अगर इसने जो हमें एटॉमिक मॉडल दिया है उसको जब दूसरे साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया तो उन्होंने फिर इसके डिफेक्ट्स क्या दिए। ये चार चीज़ें जो हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में मेन पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट इस बेस पे दिया था कि इसने कहा था कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज जो है एक ही एटम में किस तरह से रह सकते हैं। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया था जिसको इसने समझने के लिए किया था कि पॉजिटिव चार्ज जो एक एटम में होता है और नेगेटिव चार्ज could coexist in an atom। ये इसने अपने एक्सपेरिमेंट की बेस रखी थी कि इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो इस बेस पर हो कि एक एटम के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज किस तरह से अंडरस्टैंड या फिर एक किस तरह से स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो फिर इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको हम कहते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं कि इसने एक गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की थी, जो गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की थी जो हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर थिक थी। थिक से मुराद इस तरह नहीं है, ये एक बोर्ड है जिस तरह हमारे पास एक शीट का पेपर होता है, ये जो हिस्सा इसका इस तरह की वो थिक थी। कितनी? 0.40 सेंटीमीटर गोल्ड फॉइल थी वो। इसने फिर क्या किया था, इसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो रेडिएशंस निकालते हैं। मसलन कि जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है रेडियम, तो ये क्या करते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो है रेडिएशंस निकालने लग जाते हैं। तो इसने इसी तरह का एक एलिमेंट लिया था, रेडियम नहीं लिया था। हम सिर्फ यहाँ बात करें कि इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था जिसके ज़रिए से इसने अल्फ़ा पार्टिकल हम यहाँ पर वो लेंगे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकाल रहा होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल जब निकल रहे थे तो वो जाकर इस गोल्ड फॉइल पर अटैक कर रहे थे, और फिर ये देखा जा रहा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो इस गोल्ड फॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे पेनिट्रेट। इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगी। यहाँ हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। पहले हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं। तो इसने क्या किया था, इसने इस तरह से जैसे गोल्ड फॉइल, अब हम गोल्ड फॉइल तो नहीं बनाएंगे, हमने जो अपने लिहाज से स्ट्रक्चर बनाना है हम उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। न्यू बुक में इन चीज़ों को नहीं शो किया गया, लेकिन जो हमारे पास ओल्ड बुक्स हैं उनमें इन चीज़ों को वाज़े तौर पर दिखाया गया है। तो जो मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर न्यू कोर्स के मुताबिक है। ओल्ड बुक में जैसे हमारे पास 8 बने हुए, आप 8 ना बनाएं, आप सिर्फ और सिर्फ 6 बना लें। अब इसने जिस पार्टिकल को इस्तेमाल किया था वो हमारे पास था He2+, तो हम ये He2+ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम इस तरह से बनाएंगे कि एक जो हम पार्टिकल भेज रहे हैं उसके अंदर 2 पॉजिटिव बना देंगे इस तरह से।
आप ज़रूरी नहीं है कि हर एक पे दो दो बनाने हैं, आप तीन बना लें, चार बना लें, जितने आप बना सकते हैं। मतलब जब आपका टेस्ट होता है, आप जब ये लिखने लगते हैं, आपके पास जितना टाइम है उस लिहाज से आप इस डायग्राम को इस्तेमाल करें। और बनाते हुए दो चीज़ें याद रखें कि जब आप बना रहे हो, आपने जो चीज़ शो करनी है ना, आप वो भी कर सके। जैसे मैंने यहाँ बनाया, क्योंकि मैंने इस पार्टिकल को वाज़े सीधा गुजारना है। फिर इस पार्टिकल को जैसे मैंने सेंटर में बनाया ताकि ये जब इससे टकराए तो इसको मैं इस तरह से बना सकूं। डायग्राम बनाने का भी एक तरीका होता है कि हम डायग्राम को कभी इस तरह से नहीं बनाते कि जो देखने वाला वो ये ना समझे कि इसने मेहनत नहीं की। आपकी डायग्राम से आपका हर चीज़ शो हो जाती है। यहाँ से ये इस साइड पर आप चाहे तो ये लाइन सीधी भी लगा सकते हैं। तो ये डायग्राम हमें दो से तीन चीज़ें बता रही है कि एक, जब ये पार्टिकल्स पास हुए हैं तो सीधा डायरेक्टली पास हुए हैं, लेकिन जब ये पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पर हिट हुए हैं तो ये बिल्कुल बैक हो गए हैं। तीसरा, ये पार्टिकल जब इन नुक्कर्स पर अटैच हुए हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो गए हैं, मतलब इनकी डायरेक्शन कंप्लीट चेंज हो गई है। अब हम बात करते हैं कि जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रदरफोर्ड ने, तो उसके बाद उसने क्या ऑब्ज़र्व किया। दो ऑब्जर्वेशन उसने हमें बताई हैं। पहला ये, मैंने अभी जो डायग्राम बना के दिखाई है आपको, उसमें मैंने सिर्फ 6 पार्टिकल्स को पास करवाया। लेकिन बात करें रदरफोर्ड की डायग्राम की, तो उसने तकरीबन 20,000 पार्टिकल्स लिए थे जिनको उसने पास करवाया था गोल्ड फॉइल के ज़रिए। तो ज़्यादातर जो पार्टिकल थे 20,000 में से, वो सारे के सारे जो थे अनडिफ्लेक्ट हुए थे, कि सीधे सीधे वो पास हो गए थे। इसमें से चंद पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे, जैसे मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया, और कुछ ऐसे थे जो कंप्लीट बाउंस बैक हुए थे। मतलब मैंने आपको दिखाया कि कुछ पार्टिकल्स थे जो डायरेक्ट टकरा के वापस आए हैं, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट बाउंस बैक हुआ है। कुछ पार्टिकल जो थे वो डायरेक्ट यहाँ से अटैच हुए थे और इस साइड पे चले गए थे, ये थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे। और काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल जो थे वो कम्प्लीटली अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास दो बातें हैं कि जो रदरफोर्ड ने पार्टिकल इस्तेमाल किए वो थे 20,000, जिसमें से ज़्यादातर जो थे वो अनडिफ्लेक्टेडली पास हो गए थे और कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ बाउंस बैक हुए थे। अब उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड के पास रिज़ल्ट क्या निकला वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जितने भी पार्टिकल्स उसने इस्तेमाल किए 20,000, तो सारे के सारे पार्टिकल जो थे वो इजीली पास कर गए थे। जिसका मतलब ये था कि एटम का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो एम्प्टी है। उसके बाद चंद एक पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हुए थे वो हमें ये बताते हैं कि कोई ना कोई सेंटर में चीज़ है, मतलब पॉजिटिव चीज़ है। हमने जो पार्टिकल इस्तेमाल किया वो भी क्या था, पॉजिटिव, और जिससे वो टकराया वो भी क्या था, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में जब टकराते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं। अगर वो सेंटर पे टकराया तो वो रिपेल हो गया, अगर वो यहाँ पर साइड पे टकराया तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो जब साइड वाले की हम बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन हमें क्या बता रही थी कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो ये बता रहे थे कि एटम या फिर सेंटर में एटम के एक चीज़ है जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर। और उसके बाद जो कंप्लीट रिबाउंस हुए हैं वो हमें क्या शो कर रहे हैं कि कोई भी जो चीज़ सेंटर में है वो क्या है, डेंस है, हार्ड है। अगर वो कमज़ोर होती, जाहिर सी बात है ये पार्टिकल जिस तरीके से जिस स्पीड से मूव कर रहा था ये उसको पेनिट्रेट कर सकता था, उसके अंदर से सुराख करके गुजर सकता था। लेकिन क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिस वजह से ये पेनिट्रेट नहीं कर सका और इसको वापस अपनी जिस डायरेक्शन से आया था उसी में वापस पलटना पड़ा। एक और यहाँ पर पॉइंट की बात करेंगे कि जब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो पास कर गए थे
जिससे हमें ये पता लगा कि एटम जो है वो एम्प्टी है। अब एटम एम्प्टी है ये तो हमें इस पॉइंट से पता लगता है, और जिस पॉइंट से हमें कम्प्लीटली बाउंस बैक है उस समय ये भी पता लगता है कि कोई ना कोई चीज़ सेंटर में है। लेकिन उसका ज़्यादातर हिस्सा खाली होने की वजह से उसका हमें ये पॉइंट भी वाज़े हो रहा है कि जो एटम एम्प्टी है और सेंटर में उसकी जो चीज़ है उस चीज़ का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। एक और बात जो हमारे पास होती है वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक और ये पॉइंट है हमारे पास रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनको हम कम्प्लीटली कहते हैं न्यूक्लियस, और ये एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है। उसके बाद बात करते हैं हम डिफेक्ट्स की। तो रदरफोर्ड ने जो हमें बात की थी वो उसने की थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन पर। सिंपली अगर बात करें बुक से हटकर तो रदरफोर्ड ने हमें कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेल में मूव करते हैं वो इस तरह से मूव कर रहे होते हैं कि एक टाइम आएगा वो मूव करते करते जाकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली एमिट कर रहे हैं एनर्जी को और वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, जबकि हमारे पास जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें शेल में, क्योंकि वो एनर्जी अपनी कंटिन्यूसली निकालते जा रहे हैं, अब उनके पास एनर्जी नहीं बचेगी तो एक वक्त आएगा कि वो रिवॉल्व करते करते जाकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। ये डिफेक्ट था रदरफोर्ड के मॉडल में। अब आगे हम शुरू करते हैं अपना बोहर एटॉमिक। अब हम बात करते हैं हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, क्योंकि रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को देखते हुए नील बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था, प्रेजेंट किया था। और ये एटॉमिक मॉडल जो है वो बेस है हमारे पास क्वांटम थ्योरी पर, और क्वांटम थ्योरी हमारे पास दी थी मैक्स प्लैंक ने। इसको आप आगे जाकर फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी को, मैक्स प्लैंक की। क्वांटम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। क्वांटम हमारे पास कहते हैं फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि रदरफोर्ड ने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी निकालते रहते हैं, लूज़ करते रहते हैं अपनी, और जब एनर्जी नहीं बचेगी तो उनके पास रिवॉल्व होने की ताकत नहीं होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। बोहर ने कहा कि ऐसा नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन जो अपने अपने शेल में मूव कर रहा है उनके पास फिक्स्ड एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इसने क्वांटम थ्योरी की बात की है जो मैक्स प्लैंक ने दी थी। क्वांटम कहते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल। बहुत ज़्यादा इसकी बात नहीं होती कि बहुत ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी, नहीं, स्मॉल फिक्स्ड एनर्जी। फिर इसने हमारे पास बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक शेल, ये दूसरा, तीसरा भी अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, चौथा बना लें, पांचवा बना लें, जितना आप बना सकते हैं। अभी सिर्फ ये समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ भी बना लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो शेल होता है उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। अगर आप कभी सही से डायग्राम या पेपर में डायग्राम बना रहे हो तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, वरना अगर आप सिर्फ अपना डायग्राम में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं फिर आप जैसे मर्जी बना लें। जैसे मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल में मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है ना तो इसने इस शेल से इस शेल में जाना है और ना इस शेल से इसने इस शेल में जाना है। तो जब ये मूव कर रहा है इसकी एनर्जी हमारे पास क्या है? फिक्स्ड। तो ना तो ये एनर्जी अपनी एमिट करेगा और ना ही ये अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये इसी शेल के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। इसको कहते हैं कि एक एटम ना तो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है और ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। ये हमारे पास जो था ये गलत था। ये उस वक्त में सही होगा कि एमिट और एब्जॉर्ब कि जब एक इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत पड़ेगी। एमिट और एब्जॉर्ब हमारे पास उसी सूरत में सही होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो अपने इस शेल से निकल कर ऊपर वाले शेल में जाना चाहेगा या फिर अपने आप को गिराकर नीचे वाले शेल में जाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बोहर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया था जिसमें उसने कहा था कि एटम की जो एनर्जी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो हमारे पास फिक्स्ड होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर जो ये हमने बनाए हुए सर्कल्स, इनको हम कहते हैं शेल्स या फिर हम इनको कहते हैं
ऑर्बिट्स। एक और नाम भी आप इनको दे सकते हैं, जो हम कहते हैं इनको एनर्जी लेवल्स। अब बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, उसके जो कुछ रिजल्ट्स हमारे पास निकलते हैं उनकी हम बात करते हैं। कि सबसे पहले बोहर ने जो बात की एटम की, हम यहाँ पर ले लेते हैं सिंपल एक हाइड्रोजन एटम को, कि हाइड्रोजन एटम जो है वो उसके पास टाइनी न्यूक्लियस है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सारा होता है इसके पास और एक ही प्रोटॉन होता है, तो टाइनी न्यूक्लियस होगा। इसके पास शेल भी हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। और जितना वो रिवॉल्व कर रहा होगा उसके पास जो सर्कुलर एक ऑर्बिट है, जो शेल है उसके अंदर, जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा होगा, उसके पास कुछ ना कुछ उसका रेडियस भी है। पहला हमारे पास जो पोस्टुलेट है वो ये हमें कहता है। दूसरे की बात करें तो जैसे इसने मैं कहा था कि जो हमारे पास शेल्स हैं या फिर जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं वो क्या हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं। तीसरा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो एक एटम के अंदर एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जाए, तो उसको एनर्जी या तो एमिट करनी पड़ेगी या फिर उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सिंपल, इलेक्ट्रॉन जंप तब करेगा अगर तो वो एनर्जी एमिट कर रहा है या फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एब्जॉर्ब कर अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने से ऊपर वाले शेल में चला जाएगा। और अगर वो अपनी एनर्जी एमिट कर रहा है, निकाल रहा है, यानी अपने आप को लूज़ कर रहा है, तो वो जिस शेल से है वहाँ से अपने आप को ड्रॉप आउट कर लेगा। तो हमारे पास शेल उसी टाइम पर चेंज होंगे, या फिर जो हमारे पास कंटिन्यूस जो एनर्जी रिलीज़ की थ्योरी है, वैसे तो वो एनर्जी थ्योरी जो हमारे पास है कंटिन्यूसली, वो गलत है, क्योंकि कंटिन्यूस कभी भी नहीं होता हमारे पास। एटम सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी या तो एमिट करेगा या फिर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने शेल से दूसरे शेल में जाना चाहता है। अगर वो अपने हायर शेल में जाना चाहता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर वो अपनी एनर्जी को एमिट करता है तो वो अपने से डाउन शेल में आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एनर्जी की चेंज हो रही है, तो बोहर ने हमें एनर्जी की इक्वेशन भी दी थी कि चेंज इन एनर्जी हमेशा इक्वल होगा फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हमने इक्वल किया था HV के। अब यहाँ पर जो H आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी हमारे पास वैल्यू फिक्स्ड है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34, और जाउल सेकंड इसका यूनिट है। और जो हमारे पास V है, ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब लाइट की बात यहाँ क्यों गई? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी हमारे पास? लाइट से ही आएगी। एक और जो हमारे पास बोहर ने बात की वो थी ये कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम के ज़रिए। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए MVR, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, तो हमारे पास MVR किसके इक्वल आ जाता है? N हमारे पास h/2π। अब यहाँ पर जो हमारे पास N आ रहा है, H का मैं आपको बता चुका हूँ, H हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट, MVR हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए लिया है। बात रहेगी N की, तो N हमारे पास जो है वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम शुरू में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी लेवल को कहते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल, के हर शेल जो है हमारे पास एटम के अंदर, उस हर एक शेल की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ N लिखा गया कि कभी भी अगर हमें किसी शेल की एनर्जी मालूम करनी है तो हम यहाँ पर उस शेल का नंबर लिखेंगे। अब N जो है वो हमारे पास कोई भी हो सकता है शेल नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जिस शेल में हम बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास एक एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारे हैं।
तो जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उसी तरह शेल्स की तादाद भी है हमारे पास बढ़ती जाएगी। इसके बाद जो है वो आप एक डिफरेंस याद रखें जो हमारे पास बोहर और रदरफोर्ड के दरमियान पूछा जा सकता है या फिर आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इनकी थ्योरीज़ की बात करें तो ये हमारे पास क्या था, क्लासिकल थ्योरी पर, और ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी। उसके बाद इसने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जो सही था, लेकिन पूरी बात नहीं थी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन फिर इसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर बाद में जाकर गिर जाते हैं, जो नहीं सही था। बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। फिर बात करते हैं ऑर्बिट की, तो हमारे पास बोहर ने ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, और बोहर ने हमें ऑर्बिट्स का बताया कि ऑर्बिट जो है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिहाज से हैं। ऑर्बिट्स किस लिहाज से हमारे पास है, एंगुलर मोमेंटम। इसने हमें कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कोलैप्स कर लेते हैं, लेकिन एटम हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा एग्जिस्ट होते हैं। एक और भी हमारे पास जो बात आती है वो ये आती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें, जो कि इस लेवल पर आपको 9th क्लास के लेवल पर आपको नहीं समझ आएगी, तकरीबन आपको ये भी बात जाके समझ आएगी 11वीं क्लास में, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, वो भी लाइट की रेस से, सनलाइट की रेस पर। लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दोनों सही हैं, दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन एटम के लिहाज से कौन सा ज़्यादा सही है उसकी बात अलग है। तो आप बेशक इस पॉइंट को छोड़ दें, लेकिन याद रखें कि रदरफोर्ड ने कहा था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम ज़्यादा सही है। इसके बाद हमारे पास जो बचता है वो ये है कि बजाय इसके कि हम क्लासिकल थ्योरी रदरफोर्ड की माने, हमारे पास जो क्वांटम थ्योरी है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम इस पर यकीन करना भी ज़्यादा सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड एनर्जी के साथ। इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता गिरने लग जाएंगे, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यही था, बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।